अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। टुडे जो हमारा टॉपिक हम टिश्यूज़ में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो फोर्थ टाइप ऑफ टिश्यूज़ हैं, दे आर कॉल्ड एज नर्व टिश्यूज़। नर्व टिश्यूज़ जो होते हैं, इनकी हिस्टोलॉजी की बात की जाए, एंड यू पीपल नो वेरी वेल कि हिस्टोलॉजी इज़ द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़, यानी टिश्यू को देखना कि वो कैसे सेल से मिल के बने हैं। दे आर कम्पोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लायल सेल्स। न्यूरोग्लायल सेल्स को हम बोलते हैं दे आर सपोर्टिंग सेल्स, और जो न्यूरॉन्स होते हैं ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है आपके नर्वस सिस्टम का। कंपोज्ड ऑफ देखें तो नर्व टिश्यूज जो है या नर्वस टिश्यू जो है ये न्यूरॉन से मिलकर बने हैं। न्यूरॉन्स जो हैं ये ट्रू कंडक्टिंग सेल्स हैं नर्वस टिश्यू के अंदर, और न्यूरोग्लायल सेल्स हैं ये नॉन कंडक्टिंग सेल्स हैं, और ये आपके पास सपोर्टिंग सेल्स हैं। इसमें एस्ट्रोसाइट्स हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं, माइक्रोग्लाया सेल्स, एपेंडाइमल सेल्स, श्वान सेल्स एंड सेटेलाइट सेल्स। न्यूरॉन्स की बात करें, न्यूरॉन्स जो हैं ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं वो इन्हीं न्यूरॉन्स की वजह से एक पार्ट से दूसरे पार्ट बॉडी के में मूव करती हैं। न्यूरॉन जो है वो इन्फॉर्मेशन को ना सिर्फ पास करते हैं बल्कि इन्फॉर्मेशन रिसीव भी करते हैं, और उसके बाद फिर उस इन्फॉर्मेशन को उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, और फिर जो इन्फॉर्मेशन हासिल की जाती है उसके खिलाफ एक रिस्पॉन्स जो है उसको भी जनरेट किया जाता है। न्यूरोग्लाया सेल्स दे आर नॉन कनेक्टिंग सेल्स, और ये फिजिकल कॉन्टैक्ट यानी कि न्यूरॉन्स के साथ फिजिकल कॉन्टैक्ट में न्यूरॉन के साथ जुड़े हुए होते हैं, और उसके बाद ये क्या करते हैं कि इनका काम क्या है कि ये सपोर्टिंग सेल्स होते हैं न्यूरॉन्स के। न्यूरॉन की बात करें तो एक न्यूरॉन्स जो होता है ये फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है, और इसके अंदर दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक इसकी ये बॉडी और दूसरी ये सारी जो आसपास प्रोसेसेस हैं। इन प्रोसेसेस में आगे फर्दर हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, डेंड्राइट्स एंड एक्सन्स। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स की अगर प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो इनकी प्रॉपर्टी क्या है? एक्साइटेबिलिटी का मतलब ये है कि हमारी इनमेबिलिटी ये होती है कि हमारे बाहर के इन्वायरमेंट से जो रिस्पॉन्सेज या चेंजेस वगैरह जो हैं उनको क्या करें कि उनको सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन रिसीव की जाए। फिर कंडक्टिविटी क्या है कि उसी इन्फॉर्मेशन को या वही जो इन्वायरमेंट में चेंज आए और स्टिमुलाई मिला है, उसी स्टिमुलस के खिलाफ जो है क्या सबसे पहले तो उसे ब्रेन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक भेजा जाए, और उसके बाद उसी ब्रेन तक, जाहिर बात है जब ब्रेन तक भेजना होगा उसको, तो क्या होगा कि सबसे पहले ऐसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है इनिशिएट किए जाएंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो कि नर्व इम्पल्स की सूरत में मूव करके जाएंगे हमारे ब्रेन के पार्ट तक, और वहाँ पे फिर जो है वो इन्फॉर्मेशन को जो है उसको इंटरप्रेट करके क्या किया जाएगा, इंटरप्रेट करके इन्फॉर्मेशन को क्या किया जाएगा कि वापस उसके खिलाफ कोई ना कोई रिस्पॉन्स बनाया जाएगा। तो कंडक्टिविटी क्या है कि ये अपनी जो डिस्टेंट लोकेशन पे बहुत दूर के फासले पे जो हमारे सेल्स मौजूद होते हैं उन तक जो है ये इम्पल्सेस के थ्रू अपनी इन्फॉर्मेशन भेजते हैं। पहले तो इन्फॉर्मेशन बाहर से रिसीव करते हैं, और फिर उसके बाद एक्साइटेबिलिटी, देन कंडक्टिविटी, उसको इन्फॉर्मेशन को वहाँ दूसरी लोकेशन पे जो सेल्स मौजूद है उन तक भेजा जाता है। एंड देन सिक्रीशन, फिर क्या होता है कि जब जो आपके पास इम्पल्स आ जाती है तो फिर आगे फर्दर दूसरे न्यूरॉन्स को जो एक्साइटेड वो दूसरे न्यूरॉन्स को एक्टिव किया जाता है कि उसके खिलाफ रिस्पॉन्स दिया जाए। तो ज़्यादातर इनमें जो ये सिक्रीशंस वगैरह होती हैं इनको हम क्या कहते हैं कि ये ज़्यादातर केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट करते हैं, मतलब ज़्यादातर जो रिस्पॉन्स आगे शो करना होता है वो थ्रू केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। साइनैप्स पे हम आज डिस्कस कर चुके थे साइनैप्स क्या है, और फिर साइनैप्स जो है वो उसमें एक जो न्यूरॉन होता है वो साइनैप्स के थ्रू अगले न्यूरॉन जो होता है उसको एक्साइटेड करता है, उसको उस तक इन्फॉर्मेशन जो है उसको पास करता है। फंक्शनल क्लासेस ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स की तीन फंक्शनल क्लासेस हैं, सेंसरी, इंटर न्यूरॉन्स एंड द मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं ये बाहर से हमारी क्या करते हैं कि इन्फॉर्मेशन जो है उसको रिसीव करते हैं, इन्फॉर्मेशन जो है उससे बाहर से या स्टिमुलस से रिसीव करके क्या करते हैं कि उस इन्फॉर्मेशन को जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उस तक भेजा जाता है। और ये किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट में सेंसरी न्यूरॉन जो है बॉडी का कोई भी पार्ट जो है वो जो है सेंस कर सकता है किसी भी चेंज को, किसी भी स्टिमुलाई को, और फिर वो क्या करेगा कि वो उसकी जो एंडिंग होगी यानी वो इन्फॉर्मेशन जाके एंड कहाँ पे भेजी है, एंड पे कहाँ पे जाएगी, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक। इंटर न्यूरॉन्स की बात करें, दे लाई इंटायरली इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वहाँ पे ये क्या करते हैं कि सेंसरी न्यूरॉन से आने वाली इन्फॉर्मेशन को जो है उसकी सारी देखते हैं कैसी इन्फॉर्मेशन आई है, फिर उसके खिलाफ उस इन्फॉर्मेशन उस स्टिमुलाई चेंज के खिलाफ जो है वो एक डिसीजन बनाया जाता है, और फिर डिसीजन जो है वो उस स्टिमुलाई के लिए बनाया जाता है। और मोटर न्यूरॉन्स क्या है? ये मोटर न्यूरॉन्स हैं, ये फिर उस खास अप्रोप्रिएट जो खास रिस्पॉन्स होगा उसको फिर बॉडी के उस खास हिस्से तक लेकर जाएंगे जिसने उस स्टिमुलस के खिलाफ जो है वो बॉडी का रिस्पॉन्स देना होगा। Then the functional classification of the neurons, sensory or efferent conduct towards the central nervous system 100 million, motor or
एफरेंट कंडक्ट अवे फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम 5000। बेटे जी ये क्या बात है कि यहाँ पे सपोज डायग्राम में जिस तरह आपको दिखाया गया कि सेंसरी न्यूरॉन जो है ये क्या कर रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं। वो जो फिर इन्फॉर्मेशन है वो क्या दी जा रही है, ब्रेन के हायर पार्ट्स तक दी जा रही है, और फिर वहां से ब्रेन के हायर पार्ट से वो इन्फॉर्मेशन वापस लाई जा रही है एक्सन तक, वापस लाई जा रही है सॉरी इस बॉडी के खास हिस्से तक। अब मेरे बेटे ये डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन है कि सेंसरी से क्या होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जाती है, वहां पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या है कि इंटर न्यूरॉन इंटरपोस्ट बिटवीन इंटरपोस्ट यानी इन दोनों सेंसरी और मोटर के दरमियान जो वो इंटर न्यूरॉन्स होंगे, फिर मोटर जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इन्फॉर्मेशन आगे दूसरी साइड्स पे लेकर जाएगा। बेटे ये 100 मिलियन इन सब चीज़ों को स्किप करें, आप सिर्फ ये डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन की तरफ गौर करें कि सेंसरी से इन्फॉर्मेशन CNS तक, CNS में इंटर न्यूरॉन है, वहां से इन्फॉर्मेशन जो है वो वापस मोटर तक, और मोटर से उसका वहां से इंफॉर्मेशन मोटर तक, और मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं कि उस इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से साइड पे लेकर दूसरी साइड पे लेकर मूव करते हैं। ये जी सेल बॉडी और प्रोसेसेस, इसके दो पार्ट्स हैं। हम सेल बॉडी की बात करें तो ये सेल, इसके अंदर क्या है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस है एक बड़ा सा, जिसके आसपास साइटोप्लाज्म मौजूद है। इनका न्यूक्लियर जो है वो लार्ज राउंड और यूक्रोमेटिन होता है, सिंगल प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस के साथ, सेंट्रियोल्स एब्सेंट है। ये सारी चीजें बेटे आज हमने डिस्कस की थी। साइटोप्लाज्म ऑफ नर्व सेल बॉडीज इज अबंडेंटली सप्लाइड। साइटोप्लाज्म जो नर्व सेल बॉडी के, इसके अंदर सबसे अबंडेंटली क्या चीजें हैं जी, मैसेज मौजूद है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के न्यूमरस गोल्जी बॉडीज और लाइसोसाइम्स भी इसके अंदर मौजूद है। उसके बाद इसमें नेसल सब्सटेंसेज हैं जिन्हें नेसल बॉडीज या नेसल ग्रेन्यूल्स भी हम लोग कहते हैं। ये जो ग्रैनुलर मटेरियल है इनके अंदर कंपोस्ट किससे बने, किससे हुए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सर जाहिर बात है राइबोसोम से अटैच है तो प्रोटीन की सिंथेसिस भी ज्यादा होगी। इनमें जो न्यूरोफिब्रिल्स हैं वो माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स भी इनमें प्रेजेंट हैं। प्रोसेसेस की बात करें तो इसमें दो तरह के प्रोसेसेस हैं, एक आपके पास ये एक्सेंस वाला एरिया है और एक्सेंस वाला एरिया, और एक आपके पास ये डेंड्राइट्स वाला एरिया है। एक्सेंस जो है वो लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रोसेसेस हैं, अप टू 1 मीटर तक हो सकते हैं एक्सन लॉन्ग। बाकी नेसल सब्सटेंसेस इनमें एब्सेंट होते हैं। एक्सन हिलॉक आज हमने डिस्कस किया था कि एक्सन हिलॉक वो पोर्शन है जिधर से सेल बॉडी और एक्सन जो है वो आपस में अटैच हो रहे हैं, ये वाला पोर्शन एक्सन हिलॉक का। इम्पल्सेस जो है वो सेल बॉडी से इनके थ्रू दूर मूव करती हैं। टीलोडेंड्रॉन जो होता है, टीलोडेंड्रॉन हम कहते हैं कि ये जो न्यूरॉन का एक्सन होता है उसकी डिस्टल ब्रांच होती है जो कि इस एबिलिटी में होते हैं कि आगे फर्दर वो मुख्तलिफ एक्सन के टर्मिनल बना सके। टीलोडेंड्रिया का मतलब होता है कि ये न्यूरोनल जो एक्सन है, न्यूरॉन के जो एक्सन है उनकी एक डिस्टल ब्रांच है जो कि मजीद आगे एक्सन के टर्मिनल बना सकती हो। टर्मिनल बुटोन कहते हैं कि नर्व फाइबर या सेल का एक इनलार्ज पार्ट, स्पेशली जिस तरह से हम एक्सन होता है जहाँ पे साइनेप्स बनती है दूसरे, जहाँ पे साइनेप्स बन रही होती है किसी दूसरे न्यूरॉन के साथ, तो आपने बुटन को समझना है कि इनलार्ज पार्ट ऑफ द नर्व फाइबर या सेल, नर्व फाइबर का या सेल का इनलार्ज पार्ट, स्पेशली जिस तरह से एक्सॉन की एंडिंग्स होती हैं, इनको क्या कहा जाता है, टीलोडेंड्रिया कहा भी जाता है। और टर्मिनल बुटॉन्स होते हैं यानी इनसे आगे ये इनलार्ज पार्ट होते हैं जहाँ पे खत्म हो रही होती है चीज और आगे फर्दर फिर साइनेप्स का एरिया स्टार्ट हो रहता है, कॉमनली रेफर टू एज नर्व फाइबर्स। डेंड्राइट्स की बात करें तो ये न्यूमरस होते हैं, हाईली ब्रांच्ड होते हैं, इरेगुलर होते हैं और सेल बॉडी के नजदीक ही होते हैं, टर्मिनेट नियर द सेल बॉडी और इन्फॉर्मेशन को सेल बॉडी तक, इम्पल्स को सेल बॉडी तक लाती हैं। इनके अंदर नेसल ग्रैन्यूल्स जो है वो मेरे बेटे मौजूद होते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की बात करें अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द सेल बॉडी की शेप कैसी है या वेरिएशन इन एक्सन की बात पे। सबसे पहले शेप ऑफ द सेल बॉडी पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो सेल बॉडी की शेप है उसका ये मतलब है कि सेल बॉडी की शेप में से कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो है वो निकल रहे हैं। आज भी ये चीज हमने डिटेल में डिस्कस की थी। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स ऐसे न्यूरॉन जिनमें मेन बॉडी जो सेल बॉडी है उसमें से काफी ज्यादा प्रोसेसेस जो है वो निकल रही हो। इसकी मिसाल इनको हम कहते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन्स और ये मोटर न्यूरॉन्स आपके जो है वो मल्टीपोलर शक्ल में होते हैं। बायपोलर न्यूरॉन जिसमें क्या है कि आपके पास जो सेल बॉडी में से एक इस साइड पे डेंड्राइट्स निकल रहे हैं, इस साइड पे एक्सन निकल रहे हैं, इसे हम बायपोलर न्यूरॉन कहते हैं। ऑल्फैक्टरी न्यूरॉन्स वगैरह जो आपके ये स्मेल वाले न्यूरॉन्स वगैरह होते हैं और रेटिना में जो आईज के रेटिना में होते हैं। बाकी यूनिपोलर न्यूरॉन की बात करें, यूनिपोलर न्यूरॉन में क्या होता है कि सिंगल डेंड्राइट और एक्सन जो है वो सेल बॉडी की एक कॉमन स्टेम से, सेल बॉडी की एक कॉमन स्टेम से निकल रहे होते हैं एक्सन और भी डेंड्राइट भी। डोर्सल रूट गैंग्लिया, डोर्सल रूट गैंग्लिया की मिसाल दिया बेटे, डोर्सल रूट गैंग्लिया जो है ये आपके पास न्यूरोनल सेल बॉडीज जो है सेंसरी न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडीज हैं उनकी कलेक्शन को हम लोग डोर्सल रूट गैंग्लिया कहते हैं।
और ये ह्यूमन बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक हो गया। अकॉर्डिंग टू वेरिएशन इन एक्सन, अब एक्सन अगर छोटा होगा, अगर एक्सन जो है वो छोटा होगा तो गोल्जी टाइप 2 यानी माइक्रो न्यूरॉन्स जिनमें शॉर्ट एक्सन होंगे वो सेल बॉडी के नजदीक किसी थोड़े से एरिया में आगे जाके वो एंड कर जाएंगे। गोल्जी टाइप 1 में जो लॉन्ग एक्सन है ये क्या करते हैं कि लॉन्ग एक्सन जो है मेरे बेटे ये रिमोट रीजन, बॉडी के जो दूर दूर के रीजन होते हैं उनको भी आपस में कनेक्ट करते हैं। न्यूरॉन्स की बात की जाए तो मोस्ट जो हमारे 99% न्यूरॉन तक तकरीबन जो बॉडी के अंदर होते हैं दे आर मल्टीपोलर। बाइपोलर न्यूरॉन्स जो होते हैं दे आर रेयर, ये बहुत कम होते हैं। और स्पेशल सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं, स्पेशल जो ईयर के सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर नोज में और आई में ये मौजूद होते हैं। बाइपोलर की बात की जा रही है। और यूनिपोलर न्यूरॉन्स जो हैं क्या होते हैं कि ये लगता तो ऐसे ही है जैसे आपके पास बाइपोलर है, लेकिन ये फिर बाद में जाके वो जो प्रोसेसेस होती हैं जो बाइपोलर बनाती हैं वो आपस में फ्यूज करके इसे एक बना देती हैं। और ज्यादा ऐसे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो आपके प्राइमरी सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, वो यूनिपोलर न्यूरॉन्स हैं। नर्वस सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो नर्वस सिस्टम जो है इसके दो मेन पार्ट्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आगे ऑटोनोमिक, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स, ये सारी चीजें आती हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपके पास ये ब्रेन और ये पिंक वाला एरिया ये दिखाया जा रहा है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ये सारी जो साइड्स पे ब्रांचिंग वगैरह ये सारा कुछ बॉडी में हुआ फैला हुआ है, इसे हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ये दिखाया गया ब्रेन, और ब्रेन के साथ स्पाइनल कॉर्ड नीचे अटैच है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। देन आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है कि क्रेनियल नर्व जो ब्रेन से निकल रही होती हैं, ब्रेन वाले रीजन में से उधर से जो निकल रही होती हैं नीचे वाले एरिया से, स्पाइनल नर्व्स ब्रांचेस उनके, गैंग्लिया जो होते हैं, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, सेंसरी रिसेप्टर, ये सारी चीजें जो है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आती है। इसके आगे फर्दर सेंसरी और मोटर डिवीजन में डिवाइडेड है, जिस तरह से सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और इंटेरिक नर्वस सिस्टम। सेंसरी और एफेरेंट डिवीजन की बात करें तो जो सोमैटिक सेंसरी है ये क्या करते हैं कि ये टच सेंस जो है सारी सेंस, टच, प्रेशर, पेन, टेम्परेचर, वाइब्रेशन एंड प्रोप्रियोसेप्शन इन स्किन। प्रोप्रियोसेप्शन इन द स्किन होता है एक सेंस ऐसी जिसके जरिए हम लोग अपने दो विच भी परसीव, ऐसी सेंस दो जिससे आप अपनी बॉडी की पोजीशन या लोकेशन को परसीव कर सके, जान सकें। ठीक है। और बॉडी वॉल में, लिम्स में। अच्छा जी, सोमैटिक सेंसरी क्या है बेटा जी? वही की इन्फॉर्मेशन बाहर से टच, प्रेशर, पेन, टेम्परेचर, वाइब्रेशन, ऐसी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उनको सेंस करना। और विजुअल सेंसरी या ऑटोनॉमिक सेंसरी डिवीजन क्या होता है कि सेंस करता है स्ट्रेच को, कहीं पे बॉडी में अगर कोई खिंचाव पड़ रहे हैं, पेन, टेम्परेचर, केमिकल चेंजेस और इरिटेशन इन वाइजरा बोलते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं। नोजिया होते हैं, वॉमिटिंग वगैरह, हंगर वगैरह, इन तमाम को भी ये विजुअल सेंसरी क्या कर रहे होते हैं कि इन तमाम को सेंस कर रहे होते हैं। सोमैटिक मोटर क्या करते हैं? मोटर जो है कंट्रोल करते हैं हमारे स्केलेटल मसल्स की तमाम जो वहां से क्या हो रहे थे, मोटर कंट्रोल कर रहे होते हैं हमारे तमाम स्केलेटल मसल्स को। मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं कि इन्फॉर्मेशन वापस लेकर आते हैं सीएनएस से। ठीक है। एक्सेप्ट फेरेंजियल मसल, फेरेंजियल मसल्स के अलावा जो हमारे ये माउथ के इधर कुछ जो फेरिंग्स वगैरह बना रहे होते हैं रीजन्स, इनके वाले जो कुछ मसल के अलावा बाकी तमाम मसल स्केलेटल की जो है वो ये कंट्रोल कर रहे होते हैं। विजुअल मोटर, और क्योंकि बेटे जो फेरेंजियल मसल एक बार जब आप पीछे खाना खा लेते हैं, बुर्की जो है वो निकल लेते हैं, उसके बाद तमाम काम जो है वो आपके पास इनवॉलेंट्री हो रहे होते हैं। स्केलेटल मसल जो है वो वॉलेंट्री है। ठीक हो गया। विजुअल मोटर क्या करते हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जैसे पीछे कहा गया तो वो कहते हैं कि विजुअल मोटर जो है ये इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे विजुअल ऑर्गन से जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं ये क्या करते हैं कि सेंसरी रिसेप्टर्स वगैरह हमारे विजुअल ऑर्गन से बॉडी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक तमाम इन्फॉर्मेशन को भेजते हैं इंटीग्रेशन के लिए और इंटरप्रिटेशन के लिए, कि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को देखा जाए कैसी और फिर उसके मुताबिक कोई रिस्पॉन्स बनाया जाए। फिर मोटर रिस्पॉन्स को करने जो है वो इनिशिएट किया जाता है और फिर सीएनएस से वो इम्पल्स वो जो लेके सीएनएस से वो इन्फॉर्मेशन लेके वो आगे फिर उस बॉडी के फर्दर पार्ट को जाके जगाता है कि अब आपने ये वाला रिस्पॉन्स देना है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की बात करें, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो हैं दे फॉर्म माइलिन शीट एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इनकी कुछ ब्रांचेस होती हैं और देन एस्ट्रोसाइट्स के मुकाबले में इनकी कुछ ब्रांचेस होती हैं। मेरे बेटे ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स यहाँ पे आपको सेल्स दिखाए गए हैं, ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो हैं ये माइलिन शीट को बना रहे हैं। माइलिन शीट क्या है? ये नर्व के आसपास एक इंसुलेटिंग लेयर होती है,
ठीक है, जो कि ओलिगोडेंड्रोसाइट्स इधर बना रहे हैं और श्वान सेल्स पीएनएस में बना रहे हैं। ये जो लेयर होती है इसके अंदर लिपोप्रोटीन्स होते हैं और इनके साथ फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है। माइलिन शीट को बनाने वाला जो प्रोसेस है या जो तरीका है उसे हम माइलिनेशन बोलते हैं। अब जहाँ पे माइलिन शीट प्रेजेंट होगी उसकी वजह से क्या होगा कि नोड ऑफ रणवीर, आज भी हमने बात की थी, हम सोल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं कि नोड ऑफ रणवीर के थ्रू नोड टू नोड जो है वो आपके पास नर्व इम्पल्स जो है वो जंप करती जाती है इसकी मौजूदगी की वजह से। इस तरह आपके पास जो है वो नर्व की कंडक्शन की स्पीड जो है वो नॉन माइलिनेटेड फाइबर के मुकाबले में 150 गुना ज्यादा होती है माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स में। एस्ट्रोसाइट सेल्स, दे आर स्टार शेप्ड सेल्स, और ये ब्लड ब्रेन बैरियर, ये एस्ट्रोसाइट सेल दिखाया गया। एस्ट्रोसाइट सेल देखें, एक साइड पे इसने कनेक्ट किया हुआ है कैपिलरी को, दूसरी साइड पे न्यूरॉन को किया गया, तो एक्चुअली ये ब्लड ब्रेन बैरियर बना रहा होता है। ठीक है, ब्लड खुद बैरियर के तौर पर ये ब्रेन का एक सेल है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एस्ट्रोसाइट्स होते हैं तो ये वहां के जो न्यूरॉन्स हैं क्या करते हैं कि उनके दरमियान ब्लड ब्रेन बैरियर बनाया जाता है। एपेंडाइमल सेल्स जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, एपेंडाइमल सेल्स जो है ये भी क्या करते हैं कि वेंट्रिकल्स वगैरह और जो सेंट्रल कैविटीज होती हैं ब्रेन की, कुछ वेंट्रिकल्स कुछ हिस्से और जो कैविटीज वगैरह होती हैं स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन की, उनको क्या करते हैं कि उनको मेरे बेटे क्या करते हैं कि उनको लाइन करते हैं और उसके बाद जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है सिलिएटेड होते हैं, ताकि सिलिएटेड की वजह से ये देखें ये सिलिएटेड है, फिर क्या करते हैं कि जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है उसको फैलाने का काम, उसको सर्कुलेट करने का काम सारा इन्हीं का होता है। श्वान सेल्स, श्वान सेल्स जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मेजर सेल टाइप है और ये श्वान सेल जो है ये न्यूरॉन जो पेरिफेरल नर्व्स होती हैं इनके डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, फंक्शंस और रीजनरेशन में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। श्वान सेल्स ये दिखाया गया मेरे बेटे, ये श्वान सेल्स है और ये जो एरिया पोर्शन है जहाँ पे ये दो पॉइंट आपस में ये छोटा छोटा सा रीजन नजर आ रहा है जिधर अंदर की तरफ चीजें इन्वेजिनेट की, ये आपके पास नोड ऑफ रणवीर है। माइलिन शीट इस तरह से आपके पास प्रोड्यूस होती है। सैटेलाइट सेल्स, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन को, जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन की सेल बॉडी जो होती है उनको एक सैटेलाइट सेल्स ने जो है वो सराउंड किया होता है। ये सैटेलाइट सेल्स क्या कर रहे होते हैं, इनको न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं और बाकी इनसे मेटाबोलाइट्स जो वेस्ट वगैरह होते हैं उनको भी रिमूव करते हैं। एक नर्व की बात करें तो जो नर्व होती है एक हमारी नर्व, उसका स्ट्रक्चर देखें तो नर्व्स जो है ये सिर्फ आपके पास पेरिफेरी में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मौजूद होती हैं। जिस तरह केबल की तारें होती हैं बिल्कुल इसी तरह का केबल लाइक जो केबल की तारों वाला स्ट्रक्चर है, यही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी नर्व का स्ट्रक्चर होता है। इनके अंदर क्या है कि माइलिनेटेड, जारी बात है नर्व स्ट्रक्चर होते हैं ये आपके पास क्या होते हैं कि माइलिनेटेड भी और नॉन माइलिनेटेड भी एक्सन्स होते हैं इनके। आगे हम फर्दर इसका स्ट्रक्चर देखते हैं और फिर इस चीज को डिस्कस करते हैं। ये देखें मेरे बेटे, एक्सन है, ये सिंगल एक एक्सन है। इस सिंगल एक्सन के आसपास जो ये सिंगल एक्सन है, एक्सन को जो आसपास बाहर मेम्ब्रेन सराउंड कर रही है वो एंडोन्यूरियम है। और ये फिर आपके पास सारा एक बंडल है जिसके अंदर क्या है कि आपके पास इसको हम बेटे ये जो एक आपके पास सारा, पहले तो देखें कि एक एक्सन था, एक्सन को बाहर सराउंड करने वाली मेम्ब्रेन एंडोन्यूरियम है। एंडोन्यूरियम मेम्ब्रेन के बाद जब ये एक्सन का एक बंडल जिसे आप फेसिकल बोल रहे हैं, इस तमाम एक्सन के एक बंडल को, हर एक्सन के बाहर एंडोन्यूरियम मौजूद है और इस एक्सन वाले एक बंडल को आप फेसिकल बोलेंगे और इस फेसिकल को जो बाहर मेम्ब्रेन सराउंड से कर रही है वो पेरीन्यूरियम है। दोबारा से बेटे सुनिए, खाली सिंगल एक्सन जो है उसके आसपास एंडोन्यूरियम मौजूद है। जब एक ढेर सारा बंडल बन जाएगा उस बंडल पूरे को सराउंड करने वाली पेरीन्यूरियम है जिसे आप फेसिकल भी बोल रहे हैं। और फिर जब ढेर सारे ऐसे फेसिकल्स मिलेंगे, जब ढेर सारे ऐसे फेसिकल मिलेंगे तो उन तमाम फेसिकल्स को जो बाहर पे मेम्ब्रेन उसको सराउंड करेगी वो हमारे पास एपिन्यूरियम मेम्ब्रेन है। ये देखिए आपको दिखाया गया कि ये सारे आपके पास अंदर क्या है मौजूद हैं, फेसिकल्स मौजूद हैं। ठीक है, इन फेसिकल्स को बाहर जो न्यूरॉन एपिन्यूरियम मेम्ब्रेन जो है वो इन्हें कवर कर रही है, एंटायर नर्व के आसपास मौजूद होती है। और स्पाइनल नर्व की बात करें तो जो स्पाइनल नर्व, ये एक स्पाइनल नर्व का आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया कि एक नर्व के अंदर क्या जी, सबसे पहले एपिन्यूरियम मेम्ब्रेन, उसके अंदर ढेर सारे फेसिकल। अगर एक फेसिकल को देखें तो उसके आसपास पेरीन्यूरियम मेम्ब्रेन और उस पेरीन्यूरियम मेम्ब्रेन के अंदर एक्सन के बंडल्स मौजूद होते हैं और हर एक्सन जो है वो एंडोन्यूरियम मेम्ब्रेन से सराउंड किया हुआ है। सिनेप्स की बात करें, कनेक्शन बिटवीन द टू और मोर नर्व्स एंड दे आर सेपरेटेड बाय स्पेस और क्लेफ्ट, दो न्यूरॉन्स के दरमियान जो कनेक्शन होता है मेरे बेटे वो सेपरेट हुआ होता है एक स्पेस से या एक क्लेफ्ट से जिसे आप सिनेप्स बोलते हैं।
साइनेप्टिक टर्मिनोलॉजी की बात करें तो जो साइनेप्स है ये वो पॉइंट है जहाँ पे दो नर्व्स जो हैं वो या दो नर्व जो हैं या न्यूरॉन्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स, ये भी आगे देखते हैं। ये जी वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट स्पेस है। ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन जो इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है और ये वो है जो इन्फॉर्मेशन प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से रिसीव करता है, इसे हम पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आगे थ्रू केमिकल मैसेंजर पास की जाती है न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए से। क्या होता है कि न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो इधर फ्यूज कर जाते हैं उनके वेसिकल्स और वो सारा जो केमिकल होता है उसको इधर बाहर रिलीज कर दिया जाता है। एसिटाइल कोलिन, इस तरह से आपके पास ये डिफरेंट केमिकल्स हैं। एसिटाइल कोलिन, सेरोटोनिन, नोर एपिनेफ्रिन, डोपामीन, एंडोर्फिन्स, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, ऐसे सारे तमाम केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर आपके पास काम करें। ये फिर केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर जो है इनके आयन चैनल रिसेप्टर के थ्रू ये अगले फिर पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में उसको इन्फॉर्मेशन को आगे पास कर देते हैं। टाइप्स ऑफ साइनेप्स जो है वो एक्सोडेंड्राइटिक भी होते हैं। अगर साइनेप मौजूद है एक्सन, एक न्यूरॉन के एक्सन और एक न्यूरॉन के डेंड्राइट में। अगर एक्सोसोमेटिक यानी अगर एक न्यूरॉन के एक्सन और दूसरे न्यूरॉन के सेल बॉडी के दरमियान अगर स्पेस मौजूद है। एक्सोनोमिक, अगर एक न्यूरॉन का एक्सन और दूसरे का भी एक्सन ही हो। टाइप्स ऑफ साइनेप्स ये देखें मेरे बेटे, ये एक इसका सेल बॉडी है और इसका एक्सन है। एक्सोसोमेटिक, ये इन दोनों के एक का डेंड्राइट और दूसरे का एक्सन है यानी एक्सोडेंड्राइटिक। और ये क्या है कि एक का आपके पास एक्सन और दूसरे का भी एक्सन, इसे एक्सोनोमिक कहते हैं। एक्सोनिक। ये आपके पास है कि मेम्ब्रेन में न्यूरोनल एक्शन पोटेंशियल होता कैसे है। वो कहते हैं कि ये आपके पास जैसे ही मेम्ब्रेन थ्रेशोल्ड डालती है, ये भी आज भी मेरे बेटे हम लोग ने इस चीज को डिस्कस किया था कि जैसे ही स्टिमुलस आता है -70 से मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो -30 तक आपके +30 तक आपके पास मूव करते हैं और इस दौरान डीपोलराइजेशन होती है। सोडियम जो है वैसे नॉर्मली क्या होता है कि आपके पास पॉजिटिव चार्जेस बाहर होते हैं और नेगेटिव चार्जेस इनसाइड होते हैं। लेकिन जैसे स्टिमुलस आता है, कोई स्टिमुलाई आता है तो क्या होता है कि डीपोलराइजेशन मेम्ब्रेन स्टार्ट करती है, सोडियम इनसाइड मूव करते हैं और पोटाशियम जो है वो आपके पास सोडियम इनसाइड मूव करते हैं। अब आगे क्या होता है कि सोडियम इनसाइड मूव करते जाएंगे तो जाहिर बात है बाहर जो है वो नेगेटिव चार्ज जो है वो क्रिएट होने लग जाएगा। जिस तरह से इसको मेरे बेटे बोलते हैं हम लोग डीपोलराइजेशन की स्टेज। डीपोलराइजेशन जब +30 पे जाके एमवी पे जाके हालात जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है वो +30 पे चला जाता है तो फिर क्या होता है आपके पास के सोडियम चैनल क्लोज कर जाते हैं, पोटाशियम चैनल ओपन होते हैं। और ज्यादातर यही कहा जाता है कि फिर पोटाशियम चैनल जो है वो जब ओपन होते हैं तो पोटाशियम चैनल को फिर क्या किया जाता है कि यहाँ पे जब पोटेशियम चैनल जो है वो ओपन होते हैं तो पोटाशियम जो है वो बाहर की तरफ मूव करने लग जाता है। होता क्या है, पोटाशियम बाहर की तरफ मूव करने लग जाता है। तो फिर बाद में आपके पास क्या है कि वो जो चैनल्स हैं, कौन से चैनल्स बेटा जी, वो जो सोडियम पोटाशियम पंप यहाँ पे जो मौजूद होते हैं वो सोडियम पोटाशियम पंप फिर क्या करते हैं कि बाहर से 2 के अंदर लेकर आते हैं और अंदर से 3 जो है सोडियम उनको बाहर भेजते हैं। जब इस तरह से 3 सोडियम बाहर और 2 पोटाशियम अंदर आ रहे होते हैं तो उस वक्त क्या हालात होते हैं कि फिर आपके पास दोबारा से मेम्ब्रेन जो होती है वो डीपोलराइजेशन से रीपोलराइजेशन की तरफ जाने लग जाती है, यानी रीपोलराइज दोबारा से अपना वही -70 वाला वो मिली वोल्ट दोबारा से हासिल करने जा रहे। पहले क्या हो, सोडियम चैनल ओपन होते हैं, सोडियम चैनल ओपन होने की वजह से सोडियम अंदर मूव करता है, पोटाशियम चैनल क्लोज रहते हैं। +30 MV पे जाके मिली वोल्ट पे जाके सोडियम चैनल बंद हो जाते हैं, पोटाशियम चैनल जो है वो ओपन हो जाते हैं। पोटाशियम चैनल ओपन होने की वजह से क्या होता है कि पोटाशियम सेल से बाहर मूव करने लग जाता है। फिर जो वहां पे ये पोटाशियम जब इससे बाहर मूव करने लग जाता है फिर रीपोलराइजेशन के हमारे पास स्टेट आती है। उसमें क्या होता है कि जो सोडियम पोटाशियम पंप है वो ATP को यूज करके 3 सोडियम बाहर और 2 पोटाशियम अंदर लेकर आता है। अब क्या होता है कि जब 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं और 2 पोटाशियम अंदर आ रहे हैं तो मेम्ब्रेन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने -70 मिली वोल्ट की तरफ मूव करती है, ठीक है। और जब तक चैनल जो है वो ये स्लो जो होती है, ये स्लो चैनल्स होते हैं पोटाशियम वाले, यानी ये क्या करते हैं कि इनमें जो मुसलसल जो है वो पोटाशियम बाहर जा रहा होता है और ATP पंप अपना काम कर रहा होता है तो मेम्ब्रेन जो है वो हाइपर पोलराइज हो जाती है, यानी ये -90 तक चली जाती है। और फिर जाके जब ये -90 तक जाती है तब दोनों चैनल जो है सोडियम वाले भी और पोटाशियम वाले भी जो है वो दोनों चैनल्स बंद हो जाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता मेम्ब्रेन जो है वो वापस अपना रेस्टिंग पोटेंशियल यानी -70 जो है वो उसको दोबारा से हासिल कर लेती है। ये मेरे बेटे आपके पास एक्शन पोटेंशियल तक कैसे न्यूरॉन्स जो है वो इम्पल्स को आगे ट्रेवल करते हैं।
ये आपके पास सारा वो जो पोटेशियम का दिखाया गया कि डीपोलराइजेशन में सोडियम गेट ओपन होंगे तो सोडियम अंदर मूव करेगा, पोटेशियम गेट जब जाके ओपन होंगे तो आपके पास क्या होगा कि पोटेशियम बाहर जाएगा, फिर जो एटीपीज पंप वगैरह हैं वो सोडियम पोटेशियम पंप वो क्या करेगा कि 3 को बाहर और 2 को पोटेशियम को अंदर लेकर आएगा। और ये इस तरह से डिफरेंट स्टेजेस हैं, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन एंड हाइपरपोलराइजेशन। उसके बाद जाके मेम्ब्रेन अपनी रेस्टिंग कंडीशन पे आ जाती है और अगले फिर इस तरह से आगे आगे इन्फॉर्मेशन जो है वो पास करती जाती है। ये मेरे बेटे वो चीज़ दिखाई गई है कि माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड, ये वो हैं जो आपके पास माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं जिनमें ये देखें ये स्पेसेस मौजूद है, इन स्पेसेस को आप नोड ऑफ रेनवीर बोल रहे हैं। अब जब आपके पास इम्पल्स ट्रेवल करती है तो वो यहाँ से यहाँ जंप करती है, फिर यहाँ से यहाँ जंप करती जाती है। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत जल्दी पास करती है। आप यहाँ पे देखें ये सेल बॉडी जिसके अंदर जो नॉन माइलिनेटेड नर्व्स वो एक्सन मौजूद हैं, इसके अंदर क्या है आप देखो यहाँ पे टाइम लिखा कि 1 मिली सेकेंड में इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे थी और इसमें इन्फॉर्मेशन यहाँ पे थी। 5 मिली सेकेंड में ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी आगे यानी इम्पल्स थोड़ा सा आगे ट्रेवल किया, लेकिन इन कंपैरिजन इसमें माइलिनेटेड में देखें कि इम्पल्स जो है वो काफी आगे ट्रेवल कर गई है। अब 10 मिली सेकेंड पे जाके देखें अभी इम्पल्स उधर ही है जो बहुत थोड़ा सा कम डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, लेकिन माइलिनेटेड के अंदर क्या है कि वो एंड तक ट्रेवल कर गई है। सो बेटे जी ये सारा आपका लेक्चर था नर्व टिश्यूज पे। इसमें जस्ट जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसके अपने नोट्स बना लें आप लोग। थैंक यू बेटा जी सो मच।